हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए में। और आज बेसिकली हम बात करेंगे सल्तनत काल का। जो हमारा टॉपिक था आज फाइनल करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने सल्तनत काल का गुलाम वंश देख लिया था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश भी हमने देख लिया था, ठीक है। तो खिलजी वंश के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे अपना। खिलजी वंश की एक चीज हो चुकी थी हमारी। तो तुगलक वंश आज हमारा है, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बोल दूं कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, ठीक है। कुल मिला के शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों के शेयर, सब्सक्राइब और लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू हम इस क्लास को बना के रखेंगे। आप लोग बस अपना प्यार दीजिए, दैट्स ऑल। बाकी हम पे छोड़ दीजिए, सारा जीएस का सिस्टम हम निपटाएंगे इस बार पूरा, ठीक। कहते हैं ना, जीएस की पार्टी हमारी तरफ से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। अब देखो, तुगलक वंश की तुगलक वंश जो रहेगा ना, 1320 से 1398 ईस्वी तक रहेगा तुगलक वंश, ठीक है। इसमें सबसे पहले स्टैब्लिश कौन करेगा, तुगलक वंश की स्थापना क्या कौन करेगा, गयासुद्दीन तुगलक। 1320 में खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक, ठीक है, जो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, यानी गाजी मलिकी गयासुद्दीन तुगलक रहेगा, ठीक, के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक, क्लियर है सर। इसने क्या किया, सबसे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अमीरों की क्या भूमिका रही इसके गद्दे पर बैठने से। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के लिए समय में अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया, ठीक है। क्या मतलब कि अलाउद्दीन के समय जो भूमि ले ली गई थी अमीरों से, उसको वापस कर दिया। उसने लिया क्यों था, अमीरों की शक्ति बहुत ज्यादा ना हो जाए, जो उसके खिलाफ विद्रोह कर दें अलाउद्दीन के खिलाफ। इस डर के कारण से उसने क्या किया था, अमीरों को कमजोर कर दिया था। उसके तहत उनकी जमीन वगैरह चीजें, प्रॉपर्टी ले ली थी। और इसने क्या किया, गैसुन तुगलक ने अमीरों का साथ पाने के लिए क्या किया, उनकी भूमि को वापस कर दिया, ठीक। नहरों का निर्माण करा इसने, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था, ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। तुगलकाबाद, गैसुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप एक तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया, जो कि पहाड़ियों पर स्थित था, ठीक है। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी किया गया। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अभी तक तुगलक में क्या क्या याद रखना है, पहली बात कि इसका नाम गाजी मलिक था, या मलिक गाजी था, या तुगलक गाजी था, ठीक है। इसने अमीरों की भूमि को क्या कर दिया, वापस कर दिया। लिया किसने था, अलाउद्दीन खिलजी ने ले छीन लिया था। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था ये, ठीक है। और तुगलकाबाद नामक एक नगर स्थापित किया था इसी ने, ठीक हो गया, जिसे छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना याद होना चाहिए, ठीक। मृत्यु कब हुई, 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। अब बोला जाता है जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक होगा, ठीक है। तो बोला जाता है कि इसने जानबूझकर, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी हत्या करवा दी थी। अब जो भी है, इतिहासकार इसको दोनों तरीकों से देखते हैं, ठीक है। आपको इन तरीकों में नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से दबकर इसकी मृत्यु हो गई। माना यही जाता है कि कई कई बुक्स में यही लिखा है कि भाई जूना खान ने क्या किया था, लकड़ी का महल तैयार करवाया था उसके स्वागत के लिए, और जब ये आया, हाथियों के पैरों की धमक से वो महल टूट गया और उसके ऊपर गिरा और उसकी डेथ हो गई। ये बेसिकली कहानी है। क्या सही है भैया, इतिहासकार का मामला है, वो अपना जानेंगे, ठीक है। हमें क्या है, हमें सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट है हमें याद करना है, एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद भैया जूना खां गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, कब, 1325 में, ठीक है। उसका गयासुद्दीन के बाद उसका पुत्र उलू खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। योग्यता कहते हैं, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति था। मतलब सारी कुशलताएं उसके पास थी, शिक्षित भी था, विद्वान भी था, योग्य व्यक्ति भी था। लेकिन इसकी किस्मत बहुत खराब थी, ठीक है। इसमें आगे इतने सारे काम किए लेकिन वो सारे फेल हो जाते हैं। कैसे,
अच्छा, वो हम अभी आगे देखेंगे। उपाधियां इसको मिली हैं अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अमीरों को ही एक विभाग बनाया था कृषि के लिए। क्या नाम है? अमीर ए कोही, कृषि विभाग। याद रखिएगा, अमीर ए कोही किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा, दो बार फिर से रटो। मोहम्मद बिन तुगलक अमीर को ही, मोहम्मद बिन तुगलक अमीर को ही क्या है? कृषि विभाग है। क्लियर है सेट? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। भाई साहब, अब इसने काम तो बड़े सही सही किए थे। ये एक्चुअली क्या चाहता था ना कि देवगिरी में देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसने सोचा कि भाई हम और अपनी राजधानी को और दक्षिण में जाएंगे तो क्या होगा, एक सेंट्रल पार्ट बनेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो अभी ये है दिल्ली, यहाँ यहाँ ले जाएंगे तो पूरे भारत पे हम नियंत्रण कर पाएंगे, जहां जहां उसका साम्राज्य। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो सभी को ले जाना चाहता था, भाई पूरे दिल्ली वासियों को ले जाना चाहता था। तो उसका पागलपन भरा एक ऐसा था, बाद में यही उसको नुकसानदेह कर देता है। ऐसे ही और भी कई सारे काम किए। ठीक है, जैसे आगे हम बात करेंगे, जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया इसने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का मतलब जो मूल्यवान मुद्राओं थी उससे बदल दिया किसको? सस्ती मुद्राओं को। तो सस्ती मुद्राओं को ले करके महंगी मुद्राएं दे दी। और इसका रीजन ये भी हुआ कि नकली मुद्राएं चलने लगी ज्यादातर, तो वो भी उसको नुकसान हो गया। ठीक है, उसके बाद खुरासन एवं कराचिल का अभियान किया इसने। खुरासन, जो कि वहां पे क्या होता है, खुरासन और कराचिल अभियान, ये पश्चिम में था ये वाला, और ये कराचिल उधर पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ होती है। तो खुरासन का अभियान क्या हुआ था कि इसने दे तो दिया खुरासन का अभियान के लिए, एडवांस पैसा एक साल का दे दिया, लेकिन वहां पे क्या हो गया, उस क्षेत्र में, खुरासन क्षेत्र में जो राज्य परिवर्तन चल रहा था या राज्य से संबंधित जो भी समस्याएं चली थी वो ठीक हो गई, तो इसका पैसा वहां पे डूब गया। तो इस तरह से इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो इसको नुकसानदेह हुए। हालांकि इसने स्टेप तो सही उठाया था, लेकिन क्या हुआ कि इसको नुकसान कर गया, बैक फायर कर गया। ठीक है, ऐसे ही कराचिल अभियान में कई सारे इनको भी एडवांस वगैरह पैसे दे दिए थे, ये भी गए, लेकिन वहां पे काफी ज्यादा बर्फ पड़ गई, बर्फीले तूफानों में बहुत सारे सैनिकों की जान चली गई, तो वो भी इसके लिए नुकसानदायक हो गया। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में दो पोशाक दिया करता था। ठीक है, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। ठीक, चलिए, फलों का शौकीन था। डाक प्रबंधन के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासन से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगाया जाता था। बताइए, सांकेतिक मुद्रा भी मैंने बोला कि सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, ठीक है, परिस्था के अनुसार कांसा तथा तांबा धातु के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए के टका के बराबर था। अब क्या हुआ कि लोग क्या हो गया, इसको देख के उसको बदल ले गए, तो उससे नुकसान हो गया। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये वाली लाइन एडवर्ड थॉमस ने इसको दी है। ठीक है, अब सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलाई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मुगल शासक ने भी किया था। सांकेतिक मुद्रा, क्लियर है सर? ठीक है, उसके बाद इबन बतूता जो मोरक्को का यात्री था, मोरक्को अफ्रीका का देश है, मोरक्को, वो भारत आया था। ठीक है, मतलब इसके दरबार में आया था इबन बतूता, लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, और इसी ने एक पुस्तक लिखी थी, रेहाला। ठीक है, 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। रेहाला इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, अफ्रीका मोरक्को का यात्री था, 1333 में भारत आया, दिल्ली का काजी इसे बनाया गया, और इसे अपने राजदूत के रूप में चाइना भी भेजा था। ठीक है, रेहाला पुस्तक, अब देखो रेहाला पुस्तक है, इबन बतूता की पुस्तक रेहाला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसमें विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब डाक व्यवस्था के प्रकार अगर मैं बात करूँ ना, तो डाक व्यवस्था दो प्रकार की थी। पहला, अश्व डाक सेवा, घोड़ों द्वारा बहुत तेजी से स्पीड, जैसे आजकल का स्पीड पोस्ट, और दूसरा पैदल डाक, आराम से, जैसे आजकल का सरकारी डाक जो जाता है, 2 4 5 10 रुपए का जो टिकट लग के जाता है वो। उसने नगाड़ों की भारी धुन के बीच एक स्त्री के सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। किसने? इसने, रेहाला पुस्तक में। उसके कथनानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये कुछ खास पॉइंट नहीं है, बट ऊपर की चीजें पता होनी चाहिए आपको। ग्रंथ अनुवाद, अगर मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शवी नाम पहला व्यक्ति था जिसने
संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया? तो पहला व्यक्ति था अभी तक का जिसने संस्कृत की कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। तो तूतीनामा किसने लिखा? तूतीनामा किसने लिखा? इसने, जिया, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये पूरा नाम देख लीजिए, जिया नक्शवी। जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत की कथाओं का एक श्रृंखला में फारसी अनुवाद किया। इस पुस्तक का नाम क्या था? तूतीनामा। आपको याद रखना है, तोता हिंद किसको? अमीर खुसरो को कहा जाता है। तूतीनामा पुस्तक जिया नक्शवी ने लिखा था। ठीक है, आपको पता हो गया क्या क्या चीजें हैं, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण की अगर बात करूं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाया और सम्मान दिया उसको। ठीक हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। जैन प्रभु सूरी नामक, मतलब जैन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को बुलाया था। ठीक। नए राज्यों की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1326 में स्वतंत्र, मतलब इससे अभी तक जो हिस्सा इसके यानी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में ये सब इसके अलाउद्दीन खिलजी के ही शासन में था। अब क्या हुआ, ये स्वतंत्र हो गया और वहां पे विजयनगर साम्राज्य, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य उसकी स्थापना हुई। किसने की? 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी साम्राज्य भी यहीं पड़ जाता है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की नींव भी यही पड़ जाती है। किसने किया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। क्लियर है? चलिए, इतनी सारी चीजें हो गई। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 में हो जाता है। को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। बदाऊनी का कथन क्या है कि इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदाऊनी ने लिखा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ठीक है, इसे मूर्ख बुद्धिमान शासक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब सूफी संत मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर से शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था, मकबरे पे गया था। उसने दिल्ली में मीरन, मुलहिम मुल्तान में शेख नुकरुद्दीन आसंतों के मकबरे भी बनवाए थे। तो आपको थोड़ी बहुत चीजें इससे पता होनी चाहिए। आपका ये चीजें मोहम्मद बिन तुगलक लगभग चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपको कराची अभियान, ये सब आपको कराची अभियान हो गया और ये सांकेतिक मुद्रा हो गया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। खुरासान अभियान, कराची अभियान, दोआब में कर वृद्धि, इसने दोआब में कर वृद्धि भी की थी। ठीक है, अब दोआब में कर वृद्धि इसने 1326-27 में, ये आपको पता होना चाहिए कि सीरियल वाइज। जैसे दोआब में कर वृद्धि का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र में किसने जब कर वृद्धि ऐसे टाइम पे की, कर वृद्धि तो कर दी, लेकिन क्या हुआ, आगे आने वाले टाइम में वहां पे अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो उसको भाई वहां से भी कुछ नहीं मिल पाया। तो उसने जो जो स्टेप तो सही लिए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो सही सच में वो चीज हो नहीं पाई, जो उसने सोचा था वो हो ही नहीं पाई। इसीलिए इसको स्वप्नशील या कहा गया इसे। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहले तो दुआ में कर वृद्धि की, फिर राजधानी परिवर्तन किया, बाद में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और फिर लास्ट में खुरासान और कराची अभियान करता है। तो ये चारों स्टेप टू स्टेप आपको पता होना चाहिए। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको पता चली, इतना ही इंपॉर्टेंट है यार, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ोगे इसमें। इतिहास बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद भाई साहब जब इसकी मृत्यु होगी तो इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसका राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का जो राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में हुआ 1351 में। ठीक हो गया, अगस्त में 1351 में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि इसे दी गई थी आपको खलीफा द्वारा। ठीक हो गया, इसने कर सुधार के राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल किए। ठीक है, 24 करों को समाप्त कर दिया, यानी करों की संख्या कम कर दी। 4 कौन से? खराज, खुस्म, ये खराज जो होता था लगान कर होता था, खुम्स युद्ध में लूट के माल पर लगाया जाए, जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, और जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जजिया जजिया कर की अगर बात करें तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम था। इससे पहले भी जजिया कर चला था। जजिया कर की स्थापना लगभग 712 के आसपास हुई थी, लेकिन अभी तक इससे पहले जो शासक थे उन्होंने जजिया कर तो लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों पर बच्चों पर नहीं लगाया था। इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर, फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया। कौन सा? 1/10 भाग, यानी 10 में से 1 भाग हम सिंचाई के ले लेंगे भैया, उपज का।
उपज का 1/10 भाग। निर्माण कार्य क्या हो, इसने बहुत सारी चीजें करवाई, जैसे 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, यमुना नहर उसमें एक है। 300 नगरों की स्थापना की, जैसे हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली में पड़ता है, हिसार हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद हो गया, जौनपुर और फिरोजपुर। ठीक है। और इसने जौनपुर इसने अपने जो भाई था इसका उल्लूक खां, ठीक है, जो मोहम्मद बिन उसके याद में करवाया था। अशोक के स्तंभ इसने इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के स्तंभ, 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था, आपने पढ़ा होगा। टोपरा स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्र वर्णन सीरत ए फिरोज शाही, सीरत ए फिरोज शाही में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? सीरत ए फिरोज शाही में इसका वर्णन किया गया है। लेखक के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इतिहास नहीं बोलता है। सीरत ए फिरोज शाही में अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्र वर्णन किया गया है। ठीक, उसके बाद और क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक के कुछ प्रशासनिक कार्य और सैयद वंश, यानी फिरोज शाह तुगलक, जब तुगलक वंश खत्म होगा तो नया वंश आ जाएगा सैयद वंश, तो वो देख लेते हैं। ठीक है। अब दीवाने खैरात, ये एक बेसिकली ना फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। ठीक ठीक है। गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए और विधवाओं के लिए, विडो के लिए इसने एक सहायता विभाग बनाया। कौन से? दीवाने खैरात की स्थापना की। दास प्रथा अगर देखा जाता ना, तो सल्तनत कालीन सुल्तानों में सबसे अधिक दासों की संख्या इसी के पास थी। ठीक है, इसी के समय थी, या इसी के पास नहीं, इसी के समय में थी। ठीक। दीवाने बंदगान, दासों की देखभाल के लिए एक नया विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान, दासों की। ठीक है। इसे इसने सैन्य पद को वंशानुगत कर दिया। अभी तक क्या होता था, इससे पहले जो सैन्य पद होते थे वंशानुगत ना होके क्या होता था, सिलेक्शन के आधार पर होता था। अब क्या हो गया, वंशानुगत होने लगा। ठीक है। इसने अपनी आत्मकथा लिखी, फुतुहत ए फिरोज शाही, याद रखिएगा, फुतुहत ए फिरोज शाही किसकी रचना है? खुद की रचना है, आत्मकथा है वो। ठीक है। विद्वानों को आश्रय दिया इसने, जियाउद्दीन बर्नी, याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। जियाउद्दीन बर्नी और एवं शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया था, याद हो गया। ज्वालामुखी मंदिर और ग्रंथों का अनुवाद फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट, वर्तमान में कांगड़ा में है, अभियान और 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। यानी यहाँ पे जो इसने अभियान किया था उसमें संस्कृत के 1300 ग्रंथ इसको प्राप्त हुए थे। इनमें से कुछ को फारसी भाषा में विद्वान अज्जाउद्दीन खालिद खानी द्वारा दलायल ए फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया गया, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। तो कुछ खास नहीं है, बस एक दो बार इसको अगर पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा, आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक हो गया। सिक्के, तो इसने तांबे एवं चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए थे, जिसे अधा एवं बिक कहा जाता था। अधा अधा एवं बिक कहा जाता था, अधा एवं बिक कहा जाता था। ठीक है। फिरोज शाह की मृत्यु हो गई 1388 में, इसकी मृत्यु हो गई, 1351 बना था, 1388 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक हो गया। अगर मैं इसके स्थापत्य की बात करूं तो फिरोज शाह काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना यरूशलेम के उमर के मस्जिद से की जाती है। ठीक है। साथ ही इसने क्या किया था, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, ठीक है, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी कराया था। ठीक हो गया। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक, जहाँ पे एयरपोर्ट है वहां तक, दिल्ली से सिर्फ पालम तक ही रह गया था, बस थोड़ी दूर पे था। और इसी तैमूर लंग का आक्रमण नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, और फिर बाद में यहीं से इसने अपने मंत्री को यहाँ पे छोड़ा, और उसी ने बाद में जाके एक नया वंश सैयद वंश की स्थापना की। ठीक हो गया। इसने जौनपुर की स्थापना नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक कुर्स पूर्वाधिपति था की उपाधि धारण कर, हाँ मतलब मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, आगे चल के मलिक सरवर ने, ठीक है, जो कि एक हिजड़ा था। ठीक हो गया। कुछ खास नहीं है, बस आपको मलिक सरवर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, जौनपुर की स्थापना कब हुई थी, बस खत्म। ठीक हो गया। तो इतनी सारी चीजें आपको, सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करने हैं, आपका सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम सैयद वंश देख लेते हैं। सैयद वंश की स्थापना आपको पता हो गया। सैयद वंश की स्थापना खिज्र कहाँ था? खिज्र कहाँ बेसिकली तैमूर लंग के ने इसको दिया था, मतलब उस जो तैमूर लंग ने जो चीजें जीती थी, जो क्षेत्र, उसको दे दिया था इसको चलाने के लिए, और इसने एक सैयद वंश की स्थापना की थी, खिज्र का।
इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके रैयत आला, ठीक है, रैयत आला का मतलब इसने ऐसा इसलिए किया था कि उनको दिखा सके कि भैया हम सुल्तान नहीं, आपने हमें जो दिया है ना हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं भैया, रैयत आला के हिसाब से, ठीक है, हम सिर्फ रैयत के प्रमुख बन रहे हैं अभी हैं, बाकी आपने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। सुल्तान से उसको लगता कि भैया इसने खुद को सुल्तान कर लिया है, यानी खुद को उससे स्वतंत्र यानी तैमूर लंग से स्वतंत्र करने की बात कर रहा है, इसलिए इसने स्वयं को सिर्फ रैयत आला तक सीमित की उपाधि से ही खुश रखा। तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खान, तैमूर लंग का सेनापति था। भारत लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खान को सुल्तान मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। लेकिन शासक नहीं बना, क्या बना था, रैयत आला की उपाधि ली थी भाई, बहुत होशियार था ये। ठीक है, इसको पता था कि अगर मैंने ले लिया उपाधि सुल्तान, कल को कहेगा कि नहीं भाई तुम तो हमारे खिलाफ रहना चाहते हो, हमसे खिलाफ हो रहे हो, तो ऐसा नहीं किया था इसने, ठीक। उसके बाद कर क्या हुआ, खिज्र खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था, ठीक है। जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख, तैमूर की डेथ के बाद तैमूर का पुत्र शाहरुख था, उसको नियमित कर भेजता था, इसलिए भी कि हम आपके प्रति एक प्रकार से क्या दिखाते हैं यार, मतलब हम आपके प्रति एक दास्ता दिखाते हैं कि हम आपके अंडर में ही हैं, अभी टैक्स भेज रहे हैं, इसका मतलब जैसे हम लोग सरकार को मानते हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, वैसे ही ये भी टैक्स भेज रहा है कि हाँ हम आपके अधीन में ही, अधीन, अब ये अधीन वर्ड नहीं मिल रहा था, बताइए, ठीक है, हम आपके अधीन में, ऐसा इसलिए टैक्स भेजता था तो इसको लगता रहे कि हाँ मेरे अधीन में, शाहरुख के अधीन में है वो, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। खिज्र खां की मृत्यु हो गई 1421 में, और मुबारक शाह, खिज्र खां के पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की, और याहिया बिन अहमद सरींदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, जिसकी पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। याद याद रखिएगा, तारीख ए मुबारक शाही की पुस्तक किसने लिखा है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था, ठीक है, ये मुबारक शाह के अधीन था। ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यही सब तो क्वेश्चन आजकल यही आ रहे हैं, मेन मेन चीजें नहीं, अब यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है, ठीक है। मुबारक शाह यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी, और अंतिम शासक सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, सैयद वंश के करीब 37 वर्षों तक रहा। तो इसमें आपको दो तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तैमूर लंग, और ये मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर हो गया, और खिज्र खां की मृत्यु को इम्पोर्टेंट नहीं है, मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। याहिया बिन अहमद सरीदी किसके दरबार में रहता था, ये भी पता होना चाहिए। पुस्तक आपको उसकी याद होनी चाहिए, तारीख मुबारक शाही, ठीक है। और बस मुबारकबाद नगर किसने बचाया था, आपको पता होना चाहिए, ये खुद ही है, मुबारकाबाद, मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह, दैट्स ऑल, यहीं पे सैयद वंश खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए गए, ठीक। उसके बाद भैया लोधी वंश आता है, ये अंतिम वंश है लोधी वंश, ठीक है, बहलोल लोधी। अब लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी की थी, वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, शाह गाजी की उपाधि से, ठीक है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है, ठीक है। तो ये अफगानी थे, ना कि तुर्किश नहीं थे, अफगानी थे, ठीक है। बहलोल लोधी के सिक्के, इन्हें बहलोली सिक्के चलाए थे। बहलोल लोधी ने व्यवहार क्या था, अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था, और अपने सरदारों के साथ सरदारों के खड़े रहने पर वो स्वयं भी खड़ा होता था, यानी वो सरदारों के साथ में बैठता था, ठीक है। बहलोल लोधी का जो पुत्र हुआ निजाम खान 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर के शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो बहलोल लोधी के बाद सुल्तान सिकंदर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और जिसे सिकंदर लोधी के नाम से बाद में जाना जा गया। अब सबसे खास इंपॉर्टेंट पता है क्या है, सबसे पहले इसने आगरा की स्थापना की थी 1504 में, आपको पता होना चाहिए, आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, ठीक है। इसके बाद इब्राहिम लोधी बाद में रहेगा, जो पानीपत के युद्ध में हारेगा, ठीक है। तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की, और बाद में इसको अपनी राजधानी बनाया था 1506 में, ठीक हो गया। इसने कुछ भूमि मापने के लिए कुछ माप पैमाना का प्रयोग किया था, यानी गजे सिकंदरी, भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था, ठीक है। ये क्या करता था, अपनी गुलरुखी नाम से शीर्षक से फारसी कविताएं भी लिखता था। आपको पता होना चाहिए कि गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखने वाला शासक कौन था, सिकंदर लोधी था, ठीक। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई थी। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया गया था। आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक नीति कहते हैं, इसने नगरकोट जो कि हरियाणा में पड़ता है, सॉरी हिमाचल पड़ता है,
कि ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ठीक है, इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, क्लियर है दैट? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बाद में क्या होता है कि गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में हो गई। ठीक है, और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम इब्राहिम साहब की उपाधि से आगरा के सिंहासन पे बैठा। ठीक है, और यही इब्राहिम साहब बाद में इब्राहिम लोदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सल्तनत के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भी भाग लेता था। क्लियर है दैट? समझ में आ गया? इतनी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। होली में भाग लेने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। मोठ मस्जिद, दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुइयां द्वारा बनवाई गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुइयां द्वारा बनवाई गई थी। अब इब्राहिम लोदी का अंत और लोदी वंश का अंत कैसे होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी बाबर से हार गया और युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोदी हार गया और मारा गया। और बाबर को आमंत्रण किसने दिया? बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रण किसने? पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। देखिए, ठीक है, इसके अपनों ने इसको मरवाया था युद्ध में। ठीक हो गया। अब अगर इनके शासन प्रशासन की बात करें तो भैया सुल्तानों के शासन प्रशासन की अगर हम बात करें यानी पूरा लेंगे सल्तनत काल में, तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अमीरों की जमीनों को हड़प लिया था, छीन लिया था। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष लोधी वंश में आया। लेकिन तुगलक वंश में क्या हुआ था? आपको पता है कि तुगलक वंश में जमीनों को वापस कर दिया गया था। ठीक है, और लोधी वंश में उनको भरपूर इज्जत दी गई। जब जब सुल्तान के साथ उठक बैठक है लोगों की, तो भैया शक्तियां तो इनके पास भी कुछ होंगी। ठीक है, उठते बैठते हैं ना, कहते हैं सुल्तान के राजा के साथ हमारे उठना बैठना है मेरा, ये लोग बोलते होंगे अमीर यहाँ के। ठीक है, क्लियर? तो चलिए ये हो गया। उसके बाद मजलिस खलवत क्या है? सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस खास कहा गया। ठीक है, मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? मजलिस खास कहा गया। मजलिस खास में मजलिस खलवत की बैठक होती थी। बारे खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बार ए आजम। ठीक है, दीवाने रियासत क्या है? सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका मुख्य अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। कौन? दीवाने रियासत। दीवाने इंसा क्या था? दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। कौन? दीवाने इंसा। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख प्रधानमंत्री होता था। मुशरिफ मुमालिक लेखा जोखा रखता था। ठीक है, उसके बाद मजूमदार जो क्या होता था? मजूमदार ऋण का हिसाब रखता था कि कितना उधार गया, कितना धन का हिसाब हिसाब। खजीन क्या होता था? कोषाध्यक्ष को खजीन, खजांची जिसके नाम होता है ना, खजांची, वो एक खजांची से मिल जाके। ठीक है, तो खजीन हो गया कोषाध्यक्ष। आरिस ए मुमालिक दीवाने अर्ज। ठीक है, सैन्य विभाग के प्रमुख आरिस ए मुमालिक या दीवाने अर्ज, तो आपका हो गया सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक, सद्र उत सुदूर धर्म एवं दान विभाग। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रट लीजिएगा, याद हो जाएगा। काजी उल कुलजात, ये न्याय विभाग। कुलजात न्याय विभाग। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग। वकील ए दर शाही घराना। दीवाने खैरात दान विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग। और दीवाने इश्तियाक पेंशन विभाग होता था। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई। अब सल्तनत कालीन कुछ प्रशासनिक विभाग और अर्थव्यवस्था के बारे में। प्रमुख विभाग उनके संस्थापक सुल्तान, जैसे दीवाने मुस्तक राज्य जो वित्त विभाग के नाम से जानते थे, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक, दीवाने कोही कृषि विभाग से संबंधित थे, मोहम्मद बिन तुगलक उससे रिलेट करता है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बल बन संबंधित है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। दीवाने बंदगान भी हमने देख लिया है क्या है। दीवाने खैरात भी हमने देख लिया है। दीवाने इश्तियाक पेंसिल ये भी हमने देख लिया है। ठीक, अब प्रांतीय शासन वगैरह ये भी देख लेते हैं। गुप्तचर व्यवस्था भैया, गुप्तचर मतलब राज्य में चल रही गतिविधियों को, दूत जो थे वो बरीद कहलाते, गतिविधियों को सीक्रेटली देखा जाता था। ठीक है, शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। ठीक, लोक निर्माण विभाग, जैसे वर्तमान समय अगर बात करो तो यहाँ पे रॉ का है, RWA।
रॉ, जैसे आई भी काम करती है, रॉ काम करती है, यही मान लीजिए। ठीक है। लोक निर्माण विभाग, इस विभाग को फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करते थे। इक्ता प्रणाली, सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा होता है जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता है। यहाँ का शासन नाजिम या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ताओं को सिकों या जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैन्य अधिकारी होता था। एक प्रकार से क्षेत्र दे दिया गया कि भैया अपना हिस्सा वहां से जो उनका जो भी अधिकारी थे उनको क्षेत्र बांट दिया गया था। ठीक है, उस प्रकार से अनेक प्रांतों में बांट दिया गया, तो वही एकता प्रणाली है। ठीक। उसके बाद राजस्व कर, उश्र, उश्र जो था मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। ये सब पढ़ लीजिए। खम्स मतलब लूटे हुए धन का उसका, ये सब चीजें पढ़ लेना, ये सब हमें पढ़ रखा है। परगना क्या होता था? स्थानीय प्रशासन इकाई या परगना थी, आमीर सदा थी, गांव थी। ठीक है। परगना जैसे सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमीर या आमिर परगने का मुख्य अधिकारी और मुसरिफ लगान करने के निश्चित अधिकारी होता था। आमीर सदा एक शहर 100 गांवों के शासन की देखरेख करता था। अमीर सादा नामक अधिकारी करता था। ये सब कुछ खास नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछने वाले सब हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। खूत मतलब छोटे जमींदार, मुकदम मतलब मुखिया होते थे, ये सब आपको पता है गांव में होते थे। सैन्य संगठन, खास खेल होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया। दशमलव प्रणाली, मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत सैन्य व्यवस्था के आधार बनाया गया था। ठीक है। अब ये एक्चुअली ये ऊपर से नीचे तक की जो सैन्य अधिकारी थे उनको अलग अलग संख्या में सेना रखने के लिए बोला था। इस प्रकार से था वो। ठीक है। सैन्य उपकरण, संतलत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मगलिक या अरात कहा जाता था। इक्ता प्रथा का अंत और शुरुआत, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इस प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घोड़ों का आयात, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। कानून कैसा था? सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास पर आधारित होते थे। मुस्लिम कानून के 4 वर्ण महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। ठीक है। न्याय क्या था? सुल्तान सप्ताह में 2 बार न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। गल्ला बनाई क्या होता था? सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। मसाहत क्या होता था? भूमि की नापजोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर उस पर लगान मसाहत कहलाती थी। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। खालसा भूमि, सरकारी भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। ठीक है। मुद्रा प्रणाली, सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था 14वीं सदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो था ना, देवल, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था जो। ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए, अनिल वाड़ा व्यापारियों की तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए और बनारस सोने चांदी से जड़ी कामों के लिए फेमस थे। तो बस आपका इतना ही सल्तनत काल इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लीजिए, आपके लगभग क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। इसके अलावा टारगेट सीरीज में क्वेश्चन चले हैं, वहां से देख लीजिए, काम खत्म। ठीक हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, जिससे क्लास और कंटिन्यू हो पाए। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।